अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार शरीफ। जैसे कि आपको मालूम है हमारी डिस्कशन एफएससी पार्ट 1 पे चल रही है, जो आज हम चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसमें दो ही टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर डिस्कस करना होगा, उसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे इसमें घबराते भी हैं। इसमें घबराते इसलिए हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज चैप्टर है, कुछ मुश्किल है। यानी उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है ये चाहते हैं कि हमें 90 मार्क्स लेने हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि मैंने 100 पे 100 मार्क्स लेने हैं, वो बच्चा इसको करता है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो 100 पे 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, इस चैप्टर किए बगैर आपको गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। अगर आप इसको इजी वे बनाकर चलना चाहते हो, करना चाहते हो, तो मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो से लेकर एंड वाली वीडियो तक इस चैप्टर के हवाले से आपने देखनी होगी। उसके बाद यही चैप्टर आपको इजी लगने लग जाएगा। जो टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया इंडक्शन, वो क्या चीज है, उस इंडक्शन को समझने से पहले हम डिडक्शन पर बात करेंगे। डिडक्शन क्या है, उसके बाद हम इंडक्शन पर आ जाएंगे, उसके बाद हम असल अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। अब डिडक्शन क्या चीज है? डिडक्शन ऐसा वर्ड है जिसके अंदर लॉजिक, टू लॉजिक होते हैं। यानी कैसे कि यानी एक जनरल केस भी होता है और स्पेसिफिक केस भी होता है। तो हमने किस तरह से ट्रैवल करना है, हमने एक जनरल केस से स्पेसिफिक केस में जाना होगा। यानी आपके पास एक जनरल केस गिवन होगा, वहां से आप स्पेसिफिक केस आपने फाइंड तलाश करना होगा आपने। यानी ऑल ह्यूमंस ईट फूड, तमाम इंसान जो है खुराक तो खाते हैं। मैं उन ह्यूमन जो है एक जनरल केस है, उन ह्यूमन से एक नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम है तला। मैं ये कह दूं कि तला ईट्स फूड, तला जो ईट्स फूड खुराक खाता है। हमने यहाँ पे किया क्या कि यानी एक जनरल केस था, उस जनरल केस से हम कहाँ पहुंच गए, स्पेसिफिक केस में पहुंच गए हैं। इसको बोलते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का उलट है। कैसे है जानते हैं इसको। यहां पे आपने एक जनरल केस से स्पेसिफिक केस में गए थे, लेकिन यहां पे आप स्पेसिफिक केस से जनरल केस में जाएंगे। अब ये जो हमारा लिखे हुए सेंटेंस, यानी तला ईट्स फूड, अब्दुल बासित ईट्स फूड, मुइज ईट्स फूड, उमर बुखारी ईट्स फूड। अब ये जो मैंने स्पेसिफिक नेम लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस जोड़ा हुआ है, यानी अब ये ने किया क्या, यानी एक स्पेसिफिक केस से कहां पहुंच गया, एक जनरल केस में पहुंच गया। क्योंकि तला, अब्दुल बासित, मुइज, उमर बुखारी आर ह्यूमन, तमाम इंसान है ये। तो मैंने एक बजाय एक सेपरेट नाम लेने के, मैंने एक ऐसा नाम चूज कर लिया जिस नाम के अंदर तमाम आ जाते हैं। यानी कौन सा, ह्यूमन ईट्स फूड। इस ह्यूमन के अंदर तला भी आता है, अब्दुल बासित भी, मुइज, उमर बुखारी भी आ जाता है। तो देन मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ये इंडक्शन को हमने फॉलो किया है। यानी एक स्पेसिफिक केस थे, स्पेसिफिक केस से हम कहां पहुंच गए, एक जनरल केस में चले गए हैं। अगर मैं ये कह दूं फॉर एग्जाम्पल कि तला ईट्स फूड, अब्दुल बासित ईट्स फूड, मुइज प्ले क्रिकेट, उमर बुखारी प्ले क्रिकेट। अब चेक करो, मैंने 4 पर्सन सिलेक्ट किए हुए हैं ह्यूमन से। अब मैं ये 2 पर्सन को ये कहता हूं कि ये ईट्स फूड है, उसके बाद नेक्स्ट 2 पर्सन है, उसको मैं ये कह रहा हूं कि ये प्ले क्रिकेट। क्या मैं इनको कह सकता हूं कि ह्यूमन ईट्स फूड? नहीं कह सकता।
क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस होगा, एक पैटर्न होगा, देन हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ईट्स फूड। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक होल क्लास की एग्जांपल देता हूं कि आईसीएस की क्लास है, एक ग्रुप बैठा हुआ है आईसीएस क्लास का, बजाय मैं एक सेपरेट नाम लूं, इन तल्ला भी है, अब्दुल बासित है, मुईज है, शहजाद है, कि ये हमारे पास एक ग्रुप बैठा हुआ है, मैं उन ग्रुप से मैं ये कहूं कि ये भी आईसीएस का, ये भी आईसीएस का, ये भी आईसीएस की क्लास का है, तो मैं बजाय एक सेपरेट नाम लूं, मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल कर दूं, ये आईसीएस की क्लास का ग्रुप बैठा हुआ है। यानी हमारे पास स्पेसिफिक केस थे, मैंने एक नाम यूज किया, कौन सा नाम यूज किया, एक जनरल नाम यूज किया आईसीएस की क्लास का। अगर उसी एक ग्रुप के अंदर नॉन मेडिकल का या मेडिकल का बॉयज आके बैठ जाता है, क्या आप ये कह सकते हैं ये ग्रुप आईसीएस क्लास का है या मेडिकल क्लास का है, नॉन मेडिकल का है? नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मिक्स आ गए हैं। यानी वहां पे आईसीएस क्लास भी बैठी हुई है, मेडिकल क्लास भी बैठी हुई है और नॉन मेडिकल की क्लास भी बैठी हुई है, तो हम यहाँ वहां पे हम नहीं कह सकते कि ये जो एक ग्रुप है आईसीएस का क्लास का है, नॉन मेडिकल का है या मेडिकल की क्लास का आता है, हम ये नहीं कह सकते। तो यहां पर इंडक्शन फेल हो गया। इंडक्शन का मतलब यही है, जो आपने स्पेसिफिक केस लेने हैं ना, वो आप एक ही पैटर्न के लेने हैं, देन हम उसकी एक जनरल केस को ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रू नहीं कर सकते। ये हमारे पास इंडक्शन था। अब असल में मैंने आपको इंडक्शन के बारे में इसलिए आपको एक कंसेप्ट दिया है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हम कुछ केस बनाएंगे स्टेटमेंट को, फार्मूलाज को ट्रू करने के लिए। तो यही केस, अगर केस ट्रू होंगे, जैसे कि अगर एक पैटर्न आईसीएस की क्लास में स्पेसिफिक सब केस बैठे हुए हैं, आईसीएस की क्लास है, बॉयज बैठे हुए, देन कह सकते हैं आईसीएस की क्लास है। इधर भी वही काम करना होगा कि हमने जो केस बनाने होंगे वो ट्रू करने होंगे। अगर वो ट्रू हो गए तो देन हम कह देंगे कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, जो फार्मूला है, जो इसका जनरल केस आ रहा है, वो भी ट्रू हो जाएगा। अब हम चलते हैं असल टॉपिक की जाने। मैथमेटिकल इंडक्शन को मैंने डिनोट किया है MI से। जिसने इसका कंसेप्ट दिया था उसका नाम था फ्रांसिस्को मोरोलिको। अब फ्रांसिस्को मोरोलिको ने क्या कहा था कि एक ऐसा मेथड है, मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा मेथड है जो स्टेटमेंट को, फार्मूलाज को चेक करके बताएगा ये फार्मूला, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आ रही है। अक्सर आप ये करते रहे हो कि आप क्वेश्चन यूज करते रहे हो कि फलां क्वेश्चन पर, फलां स्टेटमेंट पे हम फलां फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। अब वो जो फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, क्या आया कि वो फार्मूला उसके लिए लागू होता है कि नहीं होता, ट्रू है कि नहीं होता, उसको जजमेंट करने के लिए उसका मेथड कौन सा है, चेक करने के लिए कि आया कि वो फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है। मैथमेटिकल इंडक्शन जिसने कंसेप्ट दिया था उसका नाम था फ्रांसिस्को मोरोलिको। लेकिन जब मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं था तो हम उससे पहले हम किस मेथड को यूज करते थे कि अपने स्टेटमेंट को, फार्मूलाज को चेक करने के लिए कि आया कि हमारा जो फार्मूला है या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले हम काउंटर एग्जांपल यूज किया करते थे, इसके थ्रू चेक किया करते थे कि आया कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। काउंटर एग्जांपल ऐसी एग्जांपल है कि उसी स्टेटमेंट को जो फेल साबित कर दे, यानी ऐसी हमने एग्जांपल तलाश करनी है जो स्टेटमेंट को अगर फेल कर देती है तो हम ये कह देंगे ये स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकता, यानी उसी स्टेटमेंट के ऑपोजिट हमने चलना है। हमने ऐसी एग्जांपल तलाश करनी है जो उस स्टेटमेंट को फेल साबित करे, तो देन हम कह देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 1 है, वो कहता है कि इफ n is prime number then n plus 2 is also prime, यानी n हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो हमने साबित करना है कि n plus 2 भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इसमें प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर
जो 1 पे डिवाइड हो या इट सेल्फ अपने आप पर डिवाइड हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम नंबर लेने हैं, इस गिवन में पुट करने हैं, फिर चेक करना है कि आया कि वो प्राइम नंबर आते हैं कि नहीं आते। लेकिन हमने इसमें करना ये है कि हमने ऐसी काउंटर एग्जांपल तलाश करनी है जो इसमें फुलफिल ना हो रही हो, उसको कहेंगे कि वो काउंटर एग्जांपल है जो इसको फेल करती है, वो तलाश करते हैं। अब एंड में 1 पुट करता हूं, 1 + 2 = 3 आ गया। 1 प्राइम नंबर है, पुट किया, रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया। इसके बाद आगे 2 है, मैं 2 पुट करता हूं, 2 प्राइम नंबर है, पुट किया इधर, 2 + 2 = 4 आ गया। अब चेक करो, 2 एक प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर पुट करने से अगेन प्राइम नंबर नहीं आया। अब ये एक ऐसी एग्जांपल हमें मिल गई है, काउंटर एग्जांपल 2 एक ऐसी एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल है जो इस स्टेटमेंट को फेल कर रही है कि यानी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काउंटर एग्जांपल ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए जो हमें मिल जाए। अगर काउंटर एग्जांपल मिल जाती है देन कह देंगे कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हो सकती। अगर नहीं मिलेगी तो देन कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है जो इसी चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे गिवन है। वो कहता है इफ अगर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी जो आपने n लेना है ना वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसी सेट से आपने नेचुरल नंबर लेने हैं, इस गिवन इक्वेशन में पुट करने हैं, फिर आपने बताना होगा कि पुट करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। पुट करते हैं, 1 लेते हैं, पुट किया, 1 का स्क्वायर -1 + 41 अगेन रिजल्ट 41 आ गया। अब देखो नेचुरल नंबर का सेट था, इस सेट से हमने 1 लिया, पुट किया, 41 आ गया, यानी वो क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया है। फिर हम क्या लेंगे, 2 लेते हैं, इसमें पुट किया, 2 का स्क्वायर -2 + 41 = अब देखो 2 का 2 टाइम्स ओपन किया, 4 - 2 2 + 41 43 आता है। अब 2 एक नेचुरल नंबर का सेट है, इस गिवन इक्वेशन में पुट किया, अगेन 43 प्राइम नंबर आ गया है। उसके बाद अगेन हम 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया इस गिवन इक्वेशन के अंदर, 3 का स्क्वायर -3 + 41 = 3 का स्क्वायर ओपन किया, 9 - 3 6 + 41 47 आ गई। अब चेक करो 1 2 3 जो एक नेचुरल नंबर के सेट से हमने लिए हैं, इसमें पुट किया तो अगेन 41 43 47 एक प्राइम नंबर आ रहे हैं। इसी तरह से पुट करते रहेंगे, प्राइम नंबर आते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने ऐसी एग्जांपल काउंटर एग्जांपल तलाश करनी है जो इस स्टेटमेंट को फेल साबित कर दे। अगर वो एक काउंटर एग्जांपल मिल जाती है तो देन हम कह देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हो सकती। लेकिन इसमें लेंथी प्रोसेस है, करने बैठेंगे बुढ़े ही हो जाएंगे। तो एलन ने ये कहा कि अगर मैं इस गिवन इक्वेशन के अंदर, किसने कहा, एलन ने ये कहा कि अगर मैं इस गिवन इक्वेशन के अंदर 41 पुट कर देता हूं, फिर मैं चेक करता हूं कि आया कि वो प्राइम नंबर आता कि नहीं आता। चेक करो 41 इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी 41 का स्क्वायर -41 + 41 अगेन जो रिजल्ट आता है वो 1681 आता है। अब चेक करो कि एलन ने ये कहा कि 41 अगर पुट करते हैं रिजल्ट हमें वो प्राइम नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि इस प्राइम नंबर को 41 डिवाइड करता है।
तो ऐसा प्राइम नंबर जिसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड ना करे उसको कहते हैं प्राइम नंबर। लेकिन जो हमने रिजल्ट निकाला यानी 41 जो हमने नेचुरल नंबर से यानी नेचुरल नंबर के एक सेट था, उस सेट से हमने 41 उठा लिया, पुट किया गिवन के अंदर, अगेन 1681 आ गया। अब 1681 को 41 डिवाइड करता है तो हम ये कहते हैं कि ये 41 ऐसी काउंटर एग्जांपल हमें मिल गई है जो इस स्टेटमेंट को फेल साबित कर रही है। अब ये लेंथी प्रोसेस है, इसको करने बैठते हैं तो कई टाइम एक लम्हा बीत जाता है करते करते, वो काउंटर एग्जांपल तलाश करते करते कि वो ऐसी काउंटर एग्जांपल हमें मिल जाए जो इसको फेल साबित कर दे। तो ये लेंथी प्रोसेस है, तो इससे गुजरने के लिए काफ़ी टाइम वक्त लग जाता है। तो इसलिए फ्रांसिस्को मोरोलिको ने ये कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करो, फिर चेक करो कि आया का स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आ रही है। तो फ्रांसिस्को मोरोलिको ने क्या किया, इसने कुछ रूल्स हमें बताए, कुछ प्रिंसिपल बताए हैं, कुछ स्टेप बताए हैं, उन स्टेप को फॉलो करो। 2 या 3 मिनट्स के अंदर आप ये जजमेंट कर पाओगे कि आया कि जो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आ रही है। चलते हैं उसको चेक करते हैं वो प्रिंसिपल कौन से हैं जो फ्रांसिस्को मोरोलिको ने कहे थे कि इनको फॉलो करो और चेक करो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आ रही है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो फ्रांसिस्को मोरोलिको ने जो हमें प्रिंसिपल दिया था, उसने ये कहा था कि आप ये 3 स्टेप फॉलो करें। इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए इनके थ्रू आप आसानी जजमेंट कर सकते हैं कि आया कि जो हमारी स्टेटमेंट है, जो फार्मूला है वो ट्रू है कि नहीं है। पहले आपने करना ये स्टेटमेंट को चेक करने के लिए पहले आप एस का मतलब स्टेटमेंट, एन का मतलब है कि उसके जो एन गिवन होगा, उस स्टेटमेंट में जहां आपको एन नजर आए वहां पे आपने 1 पुट कर देना होगा। 1 के लिए आपने चेक करना होगा स्टेटमेंट ट्रू आती है या फॉल्स आती है। फिर आपने चेक करना होगा कि सपोज करना होगा उस स्टेटमेंट में के पुट करके मान लेना होगा कि वो स्टेटमेंट क्या आ रही है, वो ट्रू आ रही है। किसके लिए? के लिए। फिर आपने नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपने ये प्रूफ करना होगा कि एस एंड स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, पुट करके आपने प्रूफ करना होगा। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनको मैं नाम कार्ड्स का नाम दे दिया, ये क्या है? कार्ड्स है। अब ये कार्ड्स है, मैं इनको फ्लिक करता हूं, ऐसे फ्लिक किया। अब फ्लिक करने से फर्स्ट कार्ड बाय 1 सेकेंड इस सब के सब कार्ड फॉल होते रहते हैं, गिनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं आंखें बंद करके इसको ऐसे फ्लिक करूं, ऐसे क्या फिर मैं देखता हूं जिसको मैंने फ्लिक किया था क्या आया कि वो कार्ड गिरे कि नहीं गिरे। पहले मैं फर्स्ट कार्ड पे देखूंगा कि आया कि जिसको मैंने फ्लिक किया था फर्स्ट कार्ड गिरा कि नहीं गिरा, यानी n इज इक्वल टू 1, यानी पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिहाज से चेक करेंगे कि आया कि वो हमारा कार्ड गिरा कि नहीं गिरा। सेम वही पैटर्न, पहले हमने उस स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करना होगा कि आया कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आ रही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो कार्ड जब गिनना स्टार्ट हो जाते हैं 1 बाय 1, फिर हम ये जजमेंट करते हैं इसकी मैं मान लेता हूं यहां तक kth टर्म आ रही है, यानी n इज इक्वल टू kth टर्म, यानी मिड का नाम दे दिया। अक्सर देखते हैं ना कि फर्स्ट कार्ड जब फ्लिक करते हैं तो फिर हम मिड में देखते हैं कि आए फर्स्ट कार्ड से लेकर क्या मिड कार्ड तक फॉल हुए हैं। मतलब ये है कि इसको मैंने केथ का नाम दे दिया, 1 के बाद 2 3 4 5 अप टू 7, यानी केथ कार्ड तक मान लिया। 1 तो ट्रू हो गया, हमने साबित कर लिया, ये प्रूफ कर लिया कि पहला कार्ड गिर चुका है। जब पहला कार्ड गिर चुका है तो आगे हमने सपोज करना होगा कि बाकी जो नेक्स्ट वाले केथ कार्ड्स तक वो गिर गए हैं।
वो हमें सपोज करना होगा। मतलब ये स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें आपने के पुट करना होगा। इधर आपने प्रूफ नहीं करना, सपोज करना होगा। क्यों? हमने इधर प्रूफ कर चुके हैं, वन पुट करके प्रूफ कर चुके हैं कि वो स्टेटमेंट जो है ट्रू है। लेकिन हम जब स्टेटमेंट फर्स्ट कार्ड गिर गया, इसका मतलब है नेक्स्ट भी गिर गए होंगे। वो हमने मान लिया, सपोज कर लिया n इज इक्वल टू k, वो भी गिर गए कार्ड, या पुट करके सपोज करना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, अगर k कार्ड तक मान लिया, सपोज कर लिया कि k कार्ड तक यानी ये फॉल हो गए, क्या आया कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी k से आगे वाले कार्ड भी गिरे कि नहीं गिरे? k कार्ड तक तो हमने मान लिया ये ट्रू जा रहा है काम, ये फॉल है। क्या n इज इक्वल टू k के आगे जो k प्लस 1 आता है, जो नेक्स्ट वाले कार्ड्स आते हैं, वो गिरे कि नहीं गिरे, वो हमने प्रूफ करना होगा। मीन के हमने उस स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट n होगा, उस n के अंदर आपने k प्लस 1 पुट कर देना होगा। k प्लस 1 पुट करके आपने प्रूफ करना होगा कि आया कि वो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल है। ये 3 स्टेप है, ये 3 लॉजिक है, जिसके थ्रू आप बासानी जजमेंट कर पाओगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट यानी ये 3 स्टेप वही स्पेसिफिक केस याद करो। फर्स्ट में आगाज में जो इंडक्शन जो मैंने आपको गाइड किया था, इंडक्शन के बारे में जो आपको समझाया था, इंडक्शन के अंदर कुछ केस आपने बनाने होंगे। अगर वो ट्रू हो जाएंगे तो हम देन कह देंगे कि उसकी जो जनरल केस है वो भी ट्रू आ जाएगा। अब चेक करो जो हमने केस बनाए हैं, क्योंकि इंडक्शन का टॉपिक चल रहा है, इंडक्शन के अंदर आपने केस बनाने हैं। अगर ये 3 केस ट्रू हो जाते हैं तो हम ये कह देंगे वही स्टेटमेंट यानी वो फार्मूला यानी वो जनरल केस वो भी ट्रू हो जाएगा। तो आपने यहां लिख देना है सो एस इंटू यानी स्टेटमेंट जो है इज ट्रू फॉर ऑल एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, यानी स्टेटमेंट ट्रू होगी n के लिए। n आपने पॉजिटिव लेना है इंटीजर के लिहाज से, क्योंकि यहां जो n हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। तो n में आपने लिख देना होगा कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी फॉर ऑल n पॉजिटिव इंटीजर के लिहाज से, वो ट्रू हो गई। तो आपने पहले क्या करना, आपने उस स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट में लेफ्ट भी होती है और राइट साइड भी होती है। स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। आपने उस स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट और राइट 1 पुट करना होगा। चेक करना पहला कार्ड गिरा कि नहीं गिरा, अगर गिर गया रिजल्ट सेम आ गया, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू होगी। अगर फर्स्ट ट्रू हो जाती है तो मान लेते हैं सेकंड भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जब फर्स्ट कार्ड गिरेगा सेकंड भी गिरेगा, थर्ड भी गिरेगा, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी गिरेगा। मान लिया कि कार्ड्स तक तमाम कार्ड्स गिर गए हैं, सपोज करेंगे, यानी उसी स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट और राइट आपने के पुट कर देना बस, अगर कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि वो क्या हो गया, वो के जो है वो भी ट्रू है। अगर के कार्ड्स तक तमाम कार्ड्स गिर गए हैं, क्या उससे नेक्स्ट वाला कार्ड्स यानी के प्लस 1 भी गिरा कि नहीं गिरा, उसको हमने प्रूफ करना होगा। यानी स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट टू राइट आपने के प्लस 1 पुट करके चेक करना होगा कि लेफ्ट टू राइट का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता। अगर ये 3 केस स्टेप फुलफिल हो जाते हैं तो देन कह देंगे वही हमारा जो स्टेटमेंट है, वही फार्मूला है, वो ट्रू हो गया। तो ये आज का टॉपिक था, इसका जो इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर के हवाले से कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।